वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में और समझेंगे ग्रेविटेशन को स्टेप बाय स्टेप। हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशन होता क्या है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, उन दोनों को जो अट्रैक्ट करने का काम करेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। मीन्स ग्रेविटेशन इज अ फोर्स which attract two objects. Every object in this universe attract every other object with a force. इस ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी न किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटी लगेगी। मान लीजिए इफ आई हैव अ पेन और ये हमारे पास एक अगर बुक है, अगर ये पेन है और एक बुक है और उन दोनों के बीच का ये अगर हमें अट्रैक्शन निकालना है, अगर ये पेन और बुक है इन दोनों के बीच का हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला क्या है, इन दोनों का मास क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, एंड द सेकंड इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है। आगे चलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने इस पे एक लॉ बताया और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every object in this universe attract every other object with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the two particles. Means to say that कि अगर जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो मासेस है। मान लीजिए दो वस्तु हैं m1 और m2, उन दोनों का जो मास है और उन दोनों के बीच जो दूरी है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा ग्रेविटेशनल का जो टोटल फोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ये दो पेन हमारे पास है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है। इस केस के अंदर इसका मास m1, इसका मास m2 अपॉन r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला किसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर ये जो g है, व्हाट इज g, जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज जी। जी का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू। द कांस्टेंट ये पूरी की पूरी यूनिवर्स में सेम रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स पे किस किस चीज का फर्क पड़ेगा। पहला, इन दोनों का मास। अगर मैंने इस पेन की जगह कोई बॉल ले आया या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो इससे हैवी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। यानी फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। दूसरी चीज, अगर मैंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया इन दोनों के बीच का, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स टू से दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा जो फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, मान लीजिए इन दोनों के डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, तो इसका जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सो आप इसको न्यूमेरिकली भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से बोलते हैं। सो कैपिटल जी पूरे ब्रह्मांड का था, यूनिवर्सल ऑफ जो हमारा कांस्टेंट था पूरे यूनिवर्स में था। जो स्मॉल जी है, इट इज ओनली फॉर द अर्थ, ये सिर्फ के सिर्फ अर्थ के ऊपर ही काम करता है। जो हमारा पृथ्वी है, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे आ जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है इसका, क्योंकि कोई ना कोई एक फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रही है। दैट फोर्स इज ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपको यही चीज याद रखना है कि अगर हमने कोई भी वस्तु ऊपर फेंकनी तो नीचे आएगी, और वो किस स्पीड से आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। उसके बाद ये जो फोर्स है, अगर आपने फोर्स का फॉर्मूला निकालना है तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। सपोज आप
मास को कैसे समझ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर आपको मास और वेट में समझना हो डिफरेंस, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। मास क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप सब्जी की दुकान पर जाते हैं और आपने कहा 1 केजी आलू दे दो, अगर आपने 1 केजी आलू परचेज किया तो उसमें क्या होगा कि जो आपको एक बैग मिलेगा, जो पॉलिथीन मिलेगी, वो 1 केजी की क्वांटिटी उसमें आ सकती है। दैट इज वो 1 केजी उसका जो हमारे पास मास उस पॉलिथीन का हो गया। वेट क्या है, अगर आप उसको लेकर आ रहे हैं तो पृथ्वी उसको अट्रैक्ट कर रही है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी m इंटू जी, जी क्या था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा, वेट, जो आप नीचे की तरफ लगाएंगे। आप उसको लेकर आ रहे हैं तो एक वेट लग रहा था जो आपने हाथ में उसको कैरी किया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। सो द फॉर्मूला ऑफ वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी अलोन। फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है। ऑल ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर मास फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए एयर नहीं है और मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक सर्टेन दूरी से फेंका, तो दोनों के ऊपर जो ग्रेविटी का असर है वो सेम रहेगा, दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगी आकर। ये क्या होता है कि ऑल ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस, उसका जो मास है वो डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी वो नहीं देखता कि कौन भारी है कौन हल्का है, वो ग्रेविटी जो है वो सेम सेम फोर्स से दोनों को नीचे की तरफ खींचेगी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, और ये अर्थ के केस में कितना हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल इन एवरीडे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में इस ग्रेविटेशनल का क्या क्या यूज है। ग्रेविटेशन कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। जैसे कि सन है, सन इज एक प्लैनेट, और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जो सन को चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्यों रिवॉल्व कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट मीन्स टू से दैट जो हमारा मून है, अर्थ है, इसमें पुल्स, जब भी पुल आए, मतलब मीन्स टू से जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर वो रिमूव कर रहे हैं तो किससे काम कर पा रहे हैं, ग्रेविटी का। वी आर लिविंग इन द अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण हम चल पा रहे हैं, कोई भी चीजें इमारतें खड़ी हो पा रही हैं। सो ये हम ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ा। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा अगर हम समरी करते हैं, इनका कंक्लूजन करते हैं, तो पहला हमने ये पढ़ा कि ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब ये ग्रेविटेशन क्या ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो अट्रैक्ट करेगा दो वस्तुओं के अपनी तरफ। दूसरा हमने क्या कहा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सप्लेन हाउ ग्रेविटी वर्क्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। न्यूटन के लॉ ने बताया कि कैसे दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटेशन का फर्क पड़ेगा। दूसरा हमने ये जाना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लास्ट में हमने पढ़ा ग्रेविटेशन प्लेज अ की रोल इन मैनी नेचुरल फेनोमेना एंड अर्थ, जो भी हमारा लाइफ है और इस पे हमारे को बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।